गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें मैंने आपको तीन टॉपिक में तीन कैटेगरी में से डिवाइड किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल को। पहला जो कैटेगरी था उसमें हमने पढ़ा कि अल्कोहल का आर ओ एच का ओ एच बॉन्ड जब ब्रेक करे तो उससे कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये पहला टॉपिक था, ठीक है, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी था कि आर ओ एच का कार्बन और ऑक्सीजन मतलब आर और ओ के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक करे तो उससे होने वाले रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम तीसरा जो है वो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में। तो ये जो तीसरा कैटेगरी है इसमें हम आर ओ एच पूरा यूज करेंगे, ठीक है। पूरी ब्रेकिंग होगी, इसमें से भी ब्रेकिंग होगी, इसमें से भी ब्रेकिंग होगी। तो एज ए होल मॉलिक्यूल अल्कोहल को हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों हो चुका है, तीसरा हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका अगर आपको अच्छे से समझ में आता है पढ़ाई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल, जिसमें हमें तीन रिएक्शंस मेन पढ़ने हैं। पहला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत एग्जाम में ये आता है। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और तीसरा है एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। सो स्टूडेंट्स, तो पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, बहुत एग्जाम में आता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब हो रहा है तो उससे जो मेन प्रोडक्ट आपके बनेंगे वो क्या क्या होंगे, एल्कीन और ईथर, ठीक है। जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, अगर आपको वाइवा में किसी ने पूछ दिया या जनरली किसी ने आपसे पूछ दिया, रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, बस ऐसे ही मुंह से आप पूछ रहा है कि डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का तो क्या बनता है, तो आप क्या बताएंगे कि एल्कीन बनता है और ईथर भी बनता है। तो ईथर के लिए दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल चाहिए, लेकिन एल्कीन के लिए एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या क्या बनता है, एल्कीन और ईथर, इसलिए मैंने इसको ब्लू लाइन से ऐसे बना दिया है डब्बे में ताकि आप इसे याद कर सको। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यूज्ड प्रोटोनिक एसिड, अब इस मेथड में जो आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है, एल्कीन और ईथर बन रहा है, तो ये कैसे बन रहा है, ऐसे ही बन जाएगा नहीं, इसके लिए कुछ रिएजेंट्स चाहिए होंगे तभी तो बनेगा। तो रिएजेंट्स हम यहाँ पर क्या क्या यूज करेंगे वो चीज यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है आपके लिए। तो यहाँ पर जो प्रोटोनिक एसिड हम लेंगे, प्रोटोनिक एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें H प्लस हो, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक मतलब प्रोटॉन हो, H प्लस हो, ठीक है। जैसे कि कंसंट्रेट H2SO4 में H प्लस होता है, H3PO4 KHSO4, इस तरह के एसिड को हम प्रोटोनिक एसिड कहेंगे और ये हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इसका यूज कर सकते हैं। आगे हम कैटलिस्ट कौन कौन सा ले सकते हैं, तो जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, एल्यूमिना ले सकते हैं, Al2O3, तो ये भी आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में यूज हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। यहाँ पर मैंने एक जनरल एग्जांपल लिखा है, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बताऊंगी। RCHOH CH2H है और यहाँ एरो के ऊपर लिखा हुआ है कंसंट्रेट H2SO4, या आप H3PO4 ले सकते हो या आप KHSO4 ले सकते हो, लेकिन साथ में हीट का साइन है, इसे गर्म भी किया जा रहा है। तो गर्म करोगे और यहाँ पर आपका पूरा संभावना है कि रिएक्टेंट से वाटर निकलने की पूरी संभावना है, OH है, H है और गर्म करने का साइन है, इसका मतलब आप आग बंद करके उसमें से वाटर को निकालो। रिएक्टेंट को पहले ध्यान से देखो, अगर रिएक्टेंट में कुछ ऐसा चीज दिया हुआ है कि वाटर निकल सकता है, टेम्परेचर है तो वाटर निकल सकता है, तो आप वाटर को आग बंद करके निकाल दो, ठीक है। यहाँ पर OH है, H है तो आराम से H2 निकल जाएगा, किसके प्रेजेंस में, हीट और कंसंट्रेट H2SO4, जिसे हम डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी कहते हैं, इन्हें हम डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी कहते हैं, पानी को निकालने का काम ये करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पर RCH है ना। अब यहाँ पर देखो इस रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा कि इस कार्बन का OH और इस कार्बन का हाइड्रोजन मिलकर H2O फॉर्म कर लेंगे, तो इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हो गई, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो एल्कीन बन गया। तो एक अल्कोहल से एल्कीन बना, अगर दो अल्कोहल लेते तो उससे क्या बन जाता, ईथर। लेकिन वो बीच वाला अल्कोहल आप नहीं लेते, आप
1 डिग्री अल्कोहल लेते तब पॉसिबिलिटी होती कि ईथर बन जाता। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि आपने अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाया। चलो अब यहाँ तक आपको नोट करना है तो नोट कर लो, अब इसकी मैकेनिज्म वगैरह हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शंस को लिखे हुए हैं। पहला रिएक्शन आप जरा ध्यान से देखिए, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर OH एक कार्बन से अटैच है। अरे ये इथेनॉल है, एथिल अल्कोहल जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो ये है आपका इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल। ये जो आपका अल्कोहल है इसमें OH जो है वो जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका नाम है प्रोपेन 2ऑल। तीसरे केस में आइए, ये जो OH है जिस कार्बन से अटैच है से 3 कार्बन अटैच है, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल। अब ये 3 केस आपको दिया हुआ है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इनका अगर आप डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज करेंगे, जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे ऑफ कोर्स एल्कीन ही बनेगा ना। तो एल्कीन बनाकर दिखाना है यहाँ पर। चलिए सब लोग अपना अपना कॉपी लेकर स्टार्ट करिए, इसको बनाइए और फिर मेरे से मैच कराइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एथिल अल्कोहल को मैंने ऐसे खोल कर बनाया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि वाटर आखिर निकल कहाँ से यहाँ पर रहा है। तो इस कार्बन से OH, इस कार्बन से H और वाटर यहाँ पर निकल गया। ठीक है, तो आपका CH2, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री, दोनों आपस में मिलकर एल्कीन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इथेनॉल से इथीन बनाने का ये फेमस मेथड है। ठीक है, एग्जाम में आता है, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में आता है कि इथेनॉल से इथीन कैसे बनाएंगे, तो आप इस रिएक्शन को बता सकते हो। ठीक है, साथ में वाटर। चलो नेक्स्ट है आपका प्रोपेन 2ऑल। यहां से भी आपका वाटर निकलेगा। अच्छा, ये जो CH3 है और ये CH3 है सेम है, तो आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालो चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, प्रोडक्ट तो सेम ही आपका बनेगा। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अच्छा, एक और बात आपको बता देती हूँ कि ये जो OH है जिस कार्बन से अटैच है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कार्बन कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? कहेंगे ना। इस कार्बन से अटैच, डायरेक्ट कार्बन अटैच जो है उसको हम बीटा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। एलिमिनेशन ही तो हो रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, और डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो रिएक्शन हो रहा है वो अल्फा बीटा या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, सब मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है आपको, यहाँ पर हो रहा है बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर अगल बगल से ही आप OH और हाइड्रोजन को निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपने OH यहाँ से निकालना है तो आप किसी दूसरे कार्बन से जो बहुत दूर है वहां से निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा कार्बन से आपने OH निकाला अगर, तो बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को निकालोगे। गामा से निकालोगे तो कुछ और ही प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, एपॉक्साइड वगैरह बन जाएगा, तो वो अलग केस है। तो यहाँ पर फिलहाल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन को निकालना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? चलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बना, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड बन गया, साथ में यहाँ पर H2O बन गया। तो यहाँ से प्रोपेन 2ऑल से क्या बन गया? बोलिए, प्रोपीन। ठीक है, 1 प्रोपीन कहो या प्रोपीन कहो। अब ये तीसरा केस आता है, ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये है आपका अल्फा कार्बन। इस वाले केस में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके पास दूसरा बीटा कार्बन है ही नहीं, एक ही बीटा कार्बन है, तो वहीं से हाइड्रोजन को निकालेगा। लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास 3 बीटा कार्बन है, तो तीनों बीटा कार्बन में से कौन सा हाइड्रोजन को निकलेगा? कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? ये बीटा कार्बन और इससे अटैच हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा? अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन, तो कौन सा निकलेगा? अरे भाई तीनों तो सेम ही है, तो किसी में से भी आप निकाल लो। हाँ, अगर यहाँ पे C12 होता तो थोड़ा आप सोचते, लेकिन यहाँ पर तीनों सेम है, तो किसी भी बीटा कार्बन को पकड़ो और उसे कहो कि अपना हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन को निकाल दो भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा खोल कर बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से आपका अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन निकल गया H2O के फॉर्म में, और यहाँ पर CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ बन गया, CH2 और यहाँ पे CH3 प्लस आपका बना H2O, है ना। देखो यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो समझ में आ गया ना आपको कि अगर इथेनॉल से पूछेगा कि इथीन कैसे बनाते हैं तो ये रिएक्शन देंगे आप,
अगर प्रोपेन टू ऑल से पूछ दिया कि प्रोपीन कैसे बनाते हैं तो ये रिएक्शन देंगे, और 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल से 2-मेथिल प्रोपीन कैसे बनाते हैं तो ये रिएक्शन देंगे। तो आप इस नाम दिया रहेगा अगर, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, तभी तो आप ड्रॉ करोगे, तब तो आप रिएक्शन करोगे ना। तो ये 11th वगैरह में आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना तो समझना क्या ना कि अल्फा से OH और बीटा से आपको हाइड्रोजन निकालना है और डबल बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैकेनिज्म को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिया है इथेनॉल। इथेनॉल से आपको इथीन बनाना है तो कंसंट्रेट एस्टर से फोड़ लीजिए और हीट का साइन लगा दीजिए। अगर आपको टेम्परेचर याद नहीं है तो टेम्परेचर याद है तो उसको लिख दीजिए, ठीक है। और साथ में इथीन बन गया और H2O आपका यहाँ पर बन गया। तो उसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो पहला स्टेप है, बहुत ध्यान से देखिए, पहला स्टेप जो होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। पहले स्टेप में आपका एल्कोहल जो आप लेते हो रिएक्टेंट में, उसमें प्रोटॉन जाकर जुड़ जाता है। वो प्रोटॉन कहाँ से आया? अरे जो आपने रेजेंट लिया है ना एसिड, उससे वो प्रोटॉन आया। तो आपका एल्कोहल में उस एसिड से जो प्रोटॉन निकला वो आके जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि उस एल्कोहल के पास न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो वहां पर क्या बना? आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। सेकेंड स्टेप में आपका बनेगा कार्बोकेटायन, और यही स्टेप जो होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो रिएक्शन के रेट को बताता है। और रिएक्टिविटी अगर आपको निकालनी होगी तो इस स्टेप से आप निकालेंगे, ठीक है। इसी स्टेप के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। तो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेकेंड स्टेप होता है। तीसरा स्टेप क्या है? एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन टू फॉर्म इथीन, और तीसरे स्टेप में आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है इथीन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको साफ करने के बाद। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होता है कि C2H5OH ये एक वीक बेस की तरह यहाँ काम करता है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। और आपका जो आपने एसिड लिया है कंसंट्रेट H2SO4, ये H+ को सप्लाई करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोनिक एसिड आपने यूज किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया। और यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जाता है ये रिएक्शन, ठीक है। तो आपका H+ क्या होगा? वो कहाँ अटैक करेगा? इसके पास अटैक करेगा, या तो ये इसके पास अटैक करेगा, किसी को भी बोलो। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास अटैक करेगा। तो आपका क्या बन जाएगा? इस एल्कोहल में H+ जुड़ रहा है, इस एल्कोहल में प्रोटॉन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो एल्कोहल बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इज दैट क्लियर? C2H5OH+ चार्ज, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? ऐसा एल्कोहल जिसमें प्रोटॉन ऐड हो गया हो उसे बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। ये एक रिएक्टिव स्पीसीज होती है, अनस्टेबल स्पीसीज होती है। तो ये पहला स्टेप में आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल आपका बन गया। लिख लीजिए यहाँ पर प्रोटोनेटेड मतलब प्रोटॉन का जुड़ना, एल्कोहल, ओके। सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसमें जो कार्बोकेटायन बन रहा है सेकेंड स्टेप में, वो ये बताएगा कि रिएक्शन का रेट क्या है। अगर आपको रिएक्टिविटी निकालनी होगी डिफरेंट एल्कोहल का, तो आप इस स्टेप से आप निकाल सकते हो। चलो देखो कैसे। यहाँ पर है C2H5OH+ चार्ज। ऑक्सीजन यहाँ पर एक रिएक्टिव स्पीसीज है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस होता नहीं है। तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अब जैसे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक हो गई। ये C और O के बीच का बॉन्ड वीक हो गया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाए। इज दैट क्लियर? बचा क्या? बचा इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया। तो यहाँ पर बचा CS2, यही ना है। C2H5 को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये बन गया आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन।
अब यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और यहाँ पर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि ये स्लो स्टेप में ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन स्लो स्टेप में होती है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं जल्दी से। स्टेप नंबर 3 क्या है? एलिमिनेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन एलिमिनेट करेगा और आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? देखो, CH2 हाइड्रोजन, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और क्यों बाहर निकलेगा ये? और ये बहुत ही फास्ट स्टेप होता है, तीसरा स्टेप फास्ट स्टेप होता है। क्यों H प्लस बाहर निकलेगा? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई, तो यहाँ से ये कार्बन अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक न्यूट्रल कंपाउंड बन गया। यहाँ पर ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर ये अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को निकाल दिया और एक इथीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से माइनस H प्लस बाहर निकल गया और CH2 कोई भी आयन अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया और साथ में H प्लस बाहर निकल गया। H प्लस को आपने एज ए कैटलिस्ट लिया हुआ है, जो आया है कंसंट्रेट H2SO4 से, फिर वो वहीं पर चला गया। इसके पास क्या है? H प्लस और HSO4 माइनस, तो ये H प्लस निकला और HSO4 माइनस से जुड़कर फिर से H2SO4 बना लिया। समझ में आ गया ना क्या बोल रही हूँ? चलो, अब यहां से आपका एलिमिनेशन ऑफ H प्लस हो गया और आपका इथीन बन गया। तो ये होगी पूरी मैकेनिज्म इस रिएक्शन की। तो यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिए, सेकंड स्टेप जो है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है, मतलब कार्बोकेटायन यहाँ पर बन रहा है। तो पूरी कहानी अब यहीं पर है। जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के, इसके बेसिस पर ही आएंगे। अगर यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन दिया है और 2 डिग्री बनने की संभावना है, उसमें और भी ऐसे कार्बन है, तो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा रीअरेंजमेंट के थ्रू। हाइड्राइड आयन रीअरेंजमेंट होगा, मेथिल आयन रीअरेंजमेंट होगा, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट जब पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने सब बताया था आपको कि आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? हाइड्राइड आयन ट्रांसफर के थ्रू, CH3 माइनस के ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, और अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री बदल गया तो वो मोर स्टेबल हो गया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसी से बनेगा। ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसके बेसिस पर ही आएंगे। इसको नोट करना है तो नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है द इजी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज द सीक्वेंस। मतलब ये कि 3 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है डिहाइड्रेशन के रिस्पेक्ट में, वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये कि 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत ही इजी दे देगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको जब इसका मैकेनिज्म बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि पहले स्टेप में क्या होता है, आपका प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर लेते हो आप रिएक्टेंट में, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा सेकेंड स्टेप में, और वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। इसका मतलब जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो आपका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है उसी स्टेप में कार्बोकेटायन बनना है। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फिर से आप देख लीजिए। जो आपकी रिएक्टिविटी होती है किसकी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, reactivity of dehydration reaction is directly proportional to stability of carbocation. Stability of carbocation. अब समझ में आ रहा है कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ, वो आपको अब समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में बना लिया है, इसको आप नोट कर सकते हो साइड में कहीं पे कि आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा सेकंड स्टेप में, उस डिहाइड्रेशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि सेकंड स्टेप में आपने देखा कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें ही कार्बोकेटायन बनता है। तो अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल आप रिएक्टेंट में लेते हो तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। जो मोर स्टेबल होता है, उसी जब मोर स्टेबल आप लोगे तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस चीज को आप नोट कर लीजिए। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। चलिए नेक्स्ट जो नोट है उस पर हम आते हैं। ठीक है, जो हमारा जो नेक्स्ट नोट है उस पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि बता देती हूँ आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का भी मन करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड नोट है उसको बहुत ध्यान से आप देखिए। ये तो समझ में आ गया ना? जो सेकंड नोट है वो लिखा हुआ है, द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑलवेज ऑकर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेट-जेफ रूल। ये बहुत ही डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है। सेट-जेफ रूल, हॉफमैन, सब बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। ठीक है, मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन को आप बताएंगे, दैट इज द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड। क्या है सेट-जेफ रूल? सेट-जेफ रूल ये है कि the more highly substituted alkene is always the major product. This is called Sedgwick rule. ठीक है, जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हो तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? मैंने बताया आपको अच्छे से कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो एल्कीन बनता है या तो ईथर बनता है। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो तो उससे तो एल्कीन ही बनेगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल लेते हो तो ईथर बनेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब आप एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले रहे हो और उससे एल्कीन बन रहा है, तो एल्कीन में भी आपके अलग अलग तरह के एल्कीन्स होते हैं। कुछ होते हैं मेजर, कुछ होते हैं माइनर, कुछ होते हैं हाईली सब्स्टिट्यूटेड, कुछ होते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब तो मैंने काफी डिटेल से बताया है आपको, सेट-जेफ रूल भी बहुत अच्छे से बताया है। उसी में मैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। बहुत डिटेल से मैंने बताया, फिर दोबारा बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो सेट-जेफ रूल ये कहता है कि आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होता है, ठीक है, वो आपका हमेशा ज्यादा बनेगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो कम बनेगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा, ये जो आपने रिएक्टेंट लिया है ये 2 ब्यूटेनॉल है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब ये है दूसरे नंबर कार्बन पर OH अटैच है तो 2 ब्यूटेनॉल। अब ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से OH अटैच है तो ये हो गया अल्फा कार्बन। तो यहाँ से OH तो निकलेगा ही निकलेगा, ये तो फाइनल है। बट अब बीटा कार्बन जो है, एक यहाँ पर एक बीटा कार्बन है और एक बीटा कार्बन यहाँ पर है, तो 2 बीटा कार्बन है। तो अब आपको यहाँ पर अपना दिमाग यूज करना है कि किस बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन निकाले, और वो हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर H2O हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो आपको सोचना है कि इस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालें कि इस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालें। तो एक काम करते हैं कि दोनों से ही निकाल के प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर मेजर माइनर पता कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। ठीक है, तो अगर मैं इस कार्बन से कार्बन नंबर 3, 1 2 3, कार्बन नंबर 3 से अगर मैं हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं इस OH के साथ, तो इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई। तो इन दोनों क्या बना लेंगे, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो एक तरह की एल्कीन हमारी ये बन गई, इसका नाम है 2 ब्यूटीन। अब अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाले और यहाँ से OH को बाहर निकाले, कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन निकल रहा है, कार्बन नंबर 2 से OH निकल रहा है, तो ये H2O निकल जाएगा। तो इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। तो क्या बन गया, 1 ब्यूटीन, 2 प्रोडक्ट बन गए। अब आपको बताना है कि ज्यादा कौन बनेगा और कम कौन बनेगा। तो अब यहाँ पर हम सेट-जेफ रूल को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ ने ये कहा कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होते हैं वो ज्यादा बनते हैं और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होते हैं वो कम बनते हैं। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर जो है आपका C, इसी का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को अगर मैं खोल कर बनाऊं तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका, ठीक है, पहले आप क्या बनाएंगे, पहले आप डबल बॉन्ड बना लेंगे, उसके बाद फिर आप ब्रांचेस दिखाएंगे। तो ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन है, तो इस तरह से, और इस C1 कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है और इस C2 कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और एक
CH2CH3 अटैच है। ये है ये वाला कंपाउंड, ये है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, दो तरह के यहाँ पे कंपाउंड आपके बन रहे हैं, मैंने खोल कर बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा संख्या में CH3 ग्रुप अटैच हो, उसको बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड। और अगर हाइड्रोजन से अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन से तो उसको बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच, कितने हैं, 2 है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, 1 2 3। तो यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन लेस है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। हाइड्रोजन को हटाकर CH3 को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन को हटाकर CH3 अटैच कर दिया गया है तो इसको बोलेंगे ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है, अगर इस H को हटाकर एक CH3 जोड़ देती तो कहलाता कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोजन को हटाकर CH3 को जोड़ोगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, और अगर हाइड्रोजन ही रह गया तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर 2 CH3, यहाँ पर एक ही ग्रुप है, एक ही ब्रांच है, एक ही ग्रुप क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसको लेस सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे, इसको मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। तो सर्जेंट ने कहा कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है वो हमारा मेजर होता है और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है वो हमारा माइनर होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो 80% बनता है और जो माइनर प्रोडक्ट है वो 20% बनता है। अब इस 80% जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है इसमें भी 2 तरह के प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, चलो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो आप देख रहे हो, ये कंपाउंड जो देख रहे हो, ये सिस फॉर्म कहलाता है। इस C डबल बॉन्ड C कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन है तो एक साइड में CH3 है, इसको सिस फॉर्म कहते हैं। और आपका एक होता है C डबल बॉन्ड C, ये CH3 यहाँ मूव कर जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाए और ये H और ये CH3, तो इसको बोलेंगे ट्रांस एल्कीन और इसको बोलेंगे सिस एल्कीन। ठीक है, ये जो आप 2 ब्यूटीन देख रहे हो, ये 2 ब्यूटीन 2 तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना 2 ब्यूटीन बन रहा है, 1 ब्यूटीन बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनते हैं। 2 ब्यूटीन में सिस और ट्रांस 2 प्रोडक्ट बनते हैं और 1 ब्यूटीन एक बनता है, तो 3 प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, 3 प्रोडक्ट 1 2 3। ठीक है, 3 प्रोडक्ट में 1 2 3 आपके ये बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये आपके 3 तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं और ये है सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म और ये आपका माइनर 20%। तो जो 2 ब्यूटीन है उसका ही ये आपका आइसोमर बनते हैं। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये आपने पढ़ा होगा। तो जो ट्रांसफॉर्म होता है ये आपका मेजर बनता है और जो सिस फॉर्म होता है ये आपका माइनर बनता है। कितना माइनर बनता है, तो ये ओनली 10% ही बनता है और जो मेजर होता है वो आपका 70% बनता है। तो 70 + 10 80% आपका 2 ब्यूटीन बन गया और 20% आपका 1 ब्यूटीन बन गया। समझ में आ रहा है, ये दोनों मिलकर आपका क्या है, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं 80%, 70% ट्रांस, 10% सिस बन रहा है इस वाले में, और आपका 20% जो है ये प्रोडक्ट है 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 70% क्यों बनता है और ये 10% क्यों बनता है, सिस वाला जो है वो कम बनता है, ट्रांस वाला ज्यादा क्यों बनता है, बताइए इसका रीजन। तो इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच है एक दूसरे से, तो उसके एक साइड में CH3 बल्कि ग्रुप्स अटैच है, एक साइड में CH3 ये तो छोटे छोटे ग्रुप्स है, लेकिन एक साइड में इस डबल बॉन्ड के CH3 क्या है, बल्कि ग्रुप अटैच है। तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगता है, ज्यादा भीड़ होने की वजह से, क्योंकि बल्कि ग्रुप से ना तो हिंड्रेंस लगने लगता है, एक दूसरे में टकराव होने लगता है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर CH3 पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जब दोनों CH3 पास पास रहेंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा, उनमें स्टैटिक हिंड्रेंस होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक CH3 इस CH3 से दूर हट जाता है, इस फॉर्म में चला जाता है, उल्टे फॉर्म में। यहाँ पर जो CH3 था उसके उल्टे फॉर्म में एक और CH3 चला गया, तो अब झगड़ा खत्म हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस खत्म हो गया, अब अट्रैक्शन वगैरह सब खत्म हो गया। तो इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ट्रांस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये कम स्टेबल होता है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता ही नहीं है, क्योंकि दूर दूर हो गया। ट्रांस मतलब क्या, C डबल बॉन्ड C के एक तरफ CH3 तो दूसरे तरफ दूसरा CH3 है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी बढ़ गया, मतलब ये आपका ज्यादा बनेगा, और यहाँ पर स्टेबिलिटी कम है तो ये आपका कम बनेगा। ठीक है, तो आपका 2-ब्यूटेन में 70% ट्रांस और 10% सिस बनेगा, और आपका 1-ब्यूटेन में, अब यहाँ पर सिस ट्रांस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सिस ट्रांस होने के लिए आपको जो 2 वैलेंसी है इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होनी चाहिए। यहाँ पर तो सेम ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पर अगर आपका CH2 CH3 होता तब आप सिस ट्रांस को देखते, लेकिन इस कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम हाइड्रोजन से सेम ग्रुप से अटैच है, तो यहाँ पर सिस ट्रांस की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1-ब्यूटेन क्या है 20% बनेगा, और बाकी का आपका 2-ब्यूटेन 80% बनेगा। ये पूरा क्या है आपका 80% बनेगा, ये मेजर और ये माइनर। समझ में आ गया कि डिहाइड्रेशन जब 2-ब्यूटेनॉल का करते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, तो आप ये सिस ट्रांस पूरा बनाकर ये तीनों प्रोडक्ट बनाकर आप दिखाएंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नोट करना है तो नोट करें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट नोट है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑफन गिव्स एल्कीन्स डिराइव्ड फ्रॉम रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन्स। ठीक है, तो अगर आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है सेकेंड स्टेप में, अगर उसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है तो वो 1 डिग्री से 2 डिग्री में या 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन में, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंज हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप H+ को बाहर निकालोगे और एल्कीन को फॉर्म करोगे, तो तब वहां पर जो रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन से जो एल्कीन बन रहा है वो मेजर एल्कीन होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इसको मैंने नोट में लिखवा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपका सिंपल अल्कोहल दिया हो जैसे कि CH3 CH2OH, अगर ये एथिल अल्कोहल दिया है, इसका डिहाइड्रेशन पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि पहले स्टेप में क्या होगा H+ आएगा और यहाँ पर आकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, और तीसरे स्टेप में क्या होगा H+ बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल अगर आप लेते हो तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। एथिल अल्कोहल के केस में 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। अब इसमें रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी करोगे तो 1 ही डिग्री है, यहाँ पर भी करोगे तो 1 ही डिग्री है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल जैसे एल्कीन बनाते हैं वैसे आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपका अल्कोहल चेंज कर दे, ठीक है, अगर आपका इस तरह का अल्कोहल दे दे 2-मेथिल-1-प्रोपेनॉल, सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। दूसरे नंबर कार्बन पर मैथिल ग्रुप है, पहले नंबर कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, तो 2-मेथिल-1-प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर ये हो गया। अगर ये दे दिया है अल्कोहल में और इसका डिहाइड्रेशन पूछ रहा है, तब वहां पर आपको अपना बुद्धि, अपना दिमाग यूज करने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में आपने जो कंसंट्रेट H2SO4 लिया है उसका H+ आएगा और इस अल्कोहल की ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और जुड़ने के बाद क्या बनेगा पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब वहां पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा। सेकेंड स्टेप में ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, जस्ट किसके फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, और क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में H2O निकल जाता है और क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन। तो यहाँ से मैं आपको सेकेंड स्टेप से बता रही हूँ। थर्ड स्टेप में H+ निकलेगा और एल्कीन बनेगा, तो यहाँ से मैं आपको कार्बोकेटायन से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना है रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन के बारे में। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ पर प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि H2O यहाँ से बाहर निकल गया है, CH2 के ऊपर प्लस चार्ज। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे ये कार्बोकेटायन बना। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। तो यहाँ से भी आपका एल्कीन बन सकता है। ये सेकंड स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो एक प्रोडक्ट आपका बच जाएगा, तो वो आपका नॉर्मल हो गया।
1 डिग्री कार्बोकेटाइन से आपने बनाया है तो वो नॉर्मल होगा, वो आपका माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और उससे जो एल्कीन बनेगा वो मेजर एल्कीन होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ये इसके पास पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी संभावना है कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए। होगा क्या, 1,2 मेथिल आयन शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। इसको रीअरेंजमेंट जब मैं पढ़ा रही थी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, उसमें मैंने काफी डिटेल से बताया है आपको रीअरेंजमेंट कैसे होता है। H प्लस का सबसे ज्यादा आपका H प्लस का, H माइनस का, फिर PH माइनस का, फिर CH3 माइनस का, काफी मैंने डिटेल से आपको बताया है। यहाँ पर मेथिल आयन शिफ्टिंग होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। कैसे, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ये CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लिया, लेने के बाद ये CH3 माइनस में कन्वर्ट होकर CH3 माइनस इसके पास आएगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर आया, इसके पास आकर जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ गया, CH3। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी चली गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर गया उसके पास, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना ये मोर स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल है और साथ ही ये रीअरेंज्ड हो गया, तो रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन जिसे हम कहेंगे। अब यहाँ से भी आपका एक एल्कीन बन सकता है और यहाँ से भी एक एल्कीन बन सकता है, दोनों को ही मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से एल्कीन बना लेते हैं। अब क्या होगा, -H प्लस का रिमूवल होगा तीसरे स्टेप में, ठीक है। स्टेप्स आपको याद रखते हैं, तीसरे स्टेप में H प्लस बाहर निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, ये भी बीटा आपका कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से ही आपको हाइड्रोजन को निकालना है। तो यहाँ से अगर बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। चलो बना के देख लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, इसकी एक वैलेंसी बाकी थी, इसकी एक वैलेंसी बाकी हो गई तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक आपका ये एल्कीन बन गया। तब यहाँ पर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इस कार्बन की एक CH3 अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन की एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3 अटैच है, 2 CH3 ग्रुप अटैच है इस एल्कीन से, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गया, ठीक है। अब इससे बना है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से बना है। अब यहाँ से अगर हम बनाकर देखें -H प्लस, यहाँ से भी बनाकर देखते हैं 1 डिग्री से और 2 डिग्री से भी मैंने बनाकर आपको दिखा दिया। तो यहाँ से होगा तो ये आपका इसकी इक्विवेलेंसी फ्री है। अब यहाँ से बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन आपका ये होगा, और कोई बीटा कार्बन है नहीं है, इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन को ही हम बीटा कार्बन कहेंगे, उसी से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको हम हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ CH3 ग्रुप ज्यादा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड की एक तरफ 2 CH3 है लेकिन एक तरफ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है। हमें डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ के सब्स्टिट्यूशन को देखना है, एक तरफ को नहीं देखना है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को खोलकर अगर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को अगर आप खोल कर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ, CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन है बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन को देखना है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, इसको अगर हम बनाएं तो C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ और CH3 यहाँ। तो ये आपका सिस ट्रांसफॉर्म में जाएगा और ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होता है तो वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका मेजर बन जाएगा और ये आपका माइनर बन जाएगा क्योंकि इसमें सिस ट्रांस तो बनेगी नहीं, और ट्रांसफॉर्म अगर बन रहा है तो वो मेजर ही बनेगा। तो इसमें सिस ट्रांस तो बन ही नहीं रहा है तो ये माइनर ही बनेगा, ठीक है, ये माइनर हो जाएगा और इसमें पॉसिबिलिटी है ट्रांसफॉर्म बनने की, तो ये आपका मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, मेजर, और ये आपका माइनर। यहाँ से CH2 CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, ये आपका माइनर।
और ये मेजर। क्यों ये मेजर हुआ? क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्म बन रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक है, इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये माइनर हो गया और ये मेजर हो गया। तो आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन से माइनर बना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन से मेजर बना। तो रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन से आपका रीअरेंज्ड एल्कीन बना है, तो ये आपका मेजर बनेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको याद रखनी है कि जब अल्कोहल देगा तो अल्कोहल में पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कराएंगे, सेकंड स्टेप में वाटर को निकालेंगे और कार्बोकेटायन बनाएंगे। अब ध्यान देंगे कि कार्बोकेटायन जो बन रहा है, अगर उस कार्बोकेटायन के पास पॉसिबिलिटी है अपने आप को स्टेबलाइज करने की, तो वो 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा और तब जाकर तीसरे स्टेप में H+ को निकालेगा और एल्कीन बनेगा। तो वहां पर आपको सोचना है, अपना दिमाग यूज करना है कि वहां पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप शिफ्टिंग कराएंगे, या तो H+ H- की शिफ्टिंग कराएंगे, या CH- की शिफ्टिंग कराएंगे, या CH3- की शिफ्टिंग कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने CH3- को ही शिफ्ट क्यों कराया, H- को शिफ्ट क्यों नहीं कराया? तो H- को शिफ्ट कराएंगे तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा, करके आप लोग अपने कॉपी में देख लो। H- को भी शिफ्ट कराओगे तब भी यही बनेगा, ठीक है। तो आपका इस कार्बोकेटायन से माइनर बन रहा है, इस कार्बोकेटायन से मेजर बन रहा है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑफन गिव्स एल्कीन्स डिराइव्ड फ्रॉम रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन। समझ आ गया? इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 3-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल। इसके पहले OH यहाँ पर अटैच था, लेकिन अब OH क्या है, दूसरे नंबर कार्बन पर अटैच है। 3-मेथिल 1 2 3 तीसरे नंबर कार्बन पर CH3 ग्रुप अटैच है, दूसरे नंबर कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है। 3-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल अगर आपको दे दिया अल्कोहल और पूछा कि इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको करना है, कॉपी पेन निकाल लो और इसको खुद से करो और फिर मेरे साथ मैच कराओ कि जो आपने किया है वो सही है कि गलत है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4 का H+ आएगा, इस OH के साथ जुड़ेगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में H2O निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो H2O के फॉर्म में वो निकल जाएगा और आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो वहां से मैं आपको कर रही हूँ सेकंड स्टेप से, CH3 CH3 हाइड्रोजन CH, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा H2O के निकलने के बाद, ओके, और ये कार्बोकेटायन आपका फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर जरा देखो कि ये क्या अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, क्या ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है? अगर अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है इसके पास तो ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर वो प्लस चार्ज यहाँ आ जाए, ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाए, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा और वो मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से। उसके बाद तीसरे स्टेप में H+ निकलेगा और आपका बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और आपका एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन के पास पॉसिबिलिटी है कि नहीं, सबसे पहले आप मुझे बताइए। ऑफ कोर्स है, अगर ये CH3 यहाँ आ जाएगा तो 2 डिग्री ही बनेगा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके पास आ जाएगा तब भी 2 डिग्री ही बनेगा, तब कोई फायदा नहीं है शिफ्टिंग का। हमें शिफ्टिंग उस समय करनी है जब हम स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहे। जब स्टेबिलिटी बढ़े तो हमें सोचना है कि हम शिफ्टिंग कराए किसका, CH3 का कराए कि H का कराए। तो अगर आप CH3 का करा रहे हो तो स्टेबिलिटी जस्ट की तस है, 2 डिग्री यहाँ पर भी है, 2 डिग्री यहाँ पर भी हो जाएगी। CH3 अगर यहाँ आ जाएगा तब यहाँ पर 2 डिग्री हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ी नहीं बढ़ी, जस्ट की तस, ठीक है। तो अगर हम इस H को यहाँ मूव कर दे तब इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तब जाकर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हमें अपना बुद्धि, हमारा दिमाग यूज करना है कि हम किसकी शिफ्टिंग कराए। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? आंख बंद करके काम नहीं करना है, ठीक है, आपको सोच समझ के ही काम करना है कि हम शिफ्टिंग किसकी कराए। CH3 को करा देंगे तो 2 डिग्री ही बनेगा, 2 डिग्री पहले भी 2 डिग्री बाद में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर H को शिफ्ट करा देंगे तो 3 डिग्री बनेगा, तब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तब आपका बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा 1 2 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन, H- आयन की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी 1 2 कार्बन पर। मतलब ये कि 1 कार्बन ये 2 कार्बन ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लिया, कौन, हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रॉन को लिया और H- के फॉर्म में इस पर अटैक किया, तो इसको बोलेंगे 1 2 H- आयन शिफ्टिंग, 1 2 H- आयन शिफ्टिंग। सब मैंने बहुत अच्छे से
डिटेल से पढ़ाया है आपको। CH3C CH3, ठीक है। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, तीसरे स्टेप में हमें H प्लस को बाहर निकालना है, माइनस H प्लस, ठीक है। अब कहाँ से निकालेंगे, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। अब इसमें से अगर निकालेंगे, यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो हमें यहाँ पर सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, ले सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनाना है। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गया और यही आपका मेजर बनेगा, ठीक है। तो आपने 2 डिग्री कार्बोकेटायन से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया जो मोर स्टेबल है, रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा। नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, और भी किताब में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं बुक में, उसको खुद से सॉल्व करना सीखिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है विद हीटेड एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, ठीक है। जब आप एल्यूमिना का वेसल लेते हो, उसे बहुत गर्म कर देते हो, उसके बाद अल्कोहल का वेपर्स उसमें डालते हो, तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका एथिल अल्कोहल है, तो इसका वेपर आपने कहाँ डाला, एल्यूमिना के वेसल में डाला। उसका टेम्परेचर कितना है, 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो देखा गया कि आपका जो इथीन नामक प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है और वाटर निकल जा रहा है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिएजेंट चेंज कर दिया गया है। कंसंट्रेट H2SO4 को नहीं लिया गया है, यहाँ पर एल्यूमिना को, हीटेड एल्यूमिना को लिया गया है। एग्जाम में आएगा कि हीटेड एल्यूमिना से जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, तो सेम है, डिहाइड्रेशन इसमें भी होता है, सेम प्रोडक्ट बनता है, एल्कीन और H2O, अगर 2 मॉलिक्यूल होगा तो ईथर, ठीक है। तो आपका सेम सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिए कि आपका 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपका इथीन बना, एक ही मॉलिक्यूल से बना, लेकिन जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए, कितना, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, तो उस केस में अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके ईथर बना लेते हैं। डाई एथिल ईथर कब बनेगा, जब एथिल अल्कोहल होगा तब डाई एथिल ईथर बनेगा और वाटर निकल जाएगा। समझ आ रहा है। हाई टेम्परेचर पर वो आपस जो हाई टेम्परेचर करेंगे तो जो एक ही मॉलिक्यूल है उसी से एथीन बन गया, लेकिन जब टेम्परेचर कम करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर एथिल ईथर को बना रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए, आपका ये OH यहां से निकला और इसका एक हाइड्रोजन यहां से निकला, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, डबल बॉन्ड बन गया, तो इथीन बन गया। हाई टेम्परेचर पर इसको मौका ही नहीं मिला इस मॉलिक्यूल को कि दूसरे मॉलिक्यूल से चिपक के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर रिएक्शन करे। इज दैट क्लियर। हाई टेम्परेचर पर इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल को टाइम नहीं मिला कि दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर रिएक्शन करे, वो अपने ही मॉलिक्यूल से वाटर को बाहर निकाल दिया और इथीन बना दिया। समझ आ रहा है। जब टेम्परेचर लो करते हैं तो इस एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को टाइम मिल जाता है और ये दूसरे किसी एथिल अल्कोहल को पकड़ता है, उसके साथ रिएक्शन करता है और फिर ईथर बनाता है। कैसे, देखो, C2H5OH का एक मॉलिक्यूल प्लस HOC2H5, ये एथिल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, ये एथिल अल्कोहल का पहला मॉलिक्यूल, यहां से आपका ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया, एक O बचा, C2H5O आपस में जुड़ गए C2H5 के साथ, ये पूरा जुड़ गया इसके साथ, ठीक है, C2H5O C2H5, तो ये पूरा वाटर के फॉर्म में निकल गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर कम करते हैं तो इस एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल को समय मिल जाता है, ये दूसरे किसी एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को पकड़ता है, रिएक्शन करता है और इसका हाइड्रोजन इसका OH के साथ मिलकर H2O बना लिया और बाकी सब जुड़ गए, तो क्या बन गया, ईथर, डाई एथिल ईथर। समझ में आ रहा है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। कब, जब एल्यूमिना होगा तब, हर केस में नहीं, एल्यूमिना के केस की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए आप लोग, तो एक ही मॉलिक्यूल से जब इथीन निकल रहा है तो इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल से निकल रहा है वाटर तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल से वाटर निकल रहा है तो इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर।
इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो इस तरह से भी एग्जाम में आ सकता है कि इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को बताइए, तो आप एल्यूमिना का एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकल रहा है तो इंट्रा मतलब उसी में, इंट्रा, इंटर का मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल से आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताइए, तो आप ये एल्यूमिना का एग्जाम्पल लेकर आप कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? नोट करना है तो नोट कर। सो स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आज कंप्लीट हो गई पूरी। तो अब हम कल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में भी बहुत आता है, तो अब नेक्स्ट हम वही पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ी सी भी वीडियो से मेरी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।